नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन। देखिए आज जो मॉक टेस्ट नंबर है वो है 85, यानी कि इससे पहले जो है 84 मॉक टेस्ट हो चुके हैं जो डेली आते हैं सुबह आपके 7 बजे। एक जानकारी और आप लोगों के लिए, अगर आप लोग जो है क्लास खरीदना चाहते हैं या क्लास परचेस करना चाहते हैं, 40 डेज का पूरा कोर्स अवेलेबल है जिसमें मैथ्स के सारे टॉपिक चैप्टर वाइज बिल्कुल 1 बाय 1 आपके करवाए गए हैं। तो आप चाहें तो पूरा कोर्स भी प्राप्त कर सकते हैं मात्र 499 में। ये आपका जो है यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 9753749986। ये नंबर जो है आपको इस नंबर पर संपर्क कर लेना है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ। और कल जिन लोगों ने कमेंट किया था उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इसी तरह कमेंट करते रहिएगा, है ना। आज भी स्कोर आपको काउंट करना है। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए बड़ा ही आसान प्रश्न है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 1470 में भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, यानी कि इनमें से किसका भाग हम लगाएं कि इस 1470 में कि कौन सी संख्या से भाग लगाने पर आपको जो है पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या जो आपका किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होती है। तो 5 से अगर भाग लगाएंगे तो नहीं बन रहा है ना, 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 नम 45 2 9, यहाँ पे ऐसा कुछ बनता नहीं है ना। तो 6 से लगाएंगे तो 6 से भाग भी नहीं जा रहा है। अब 15 से लगाएंगे तो 15 से भी नहीं जा रहा है। और यहाँ 30 से भाग लगाएंगे तो 1470 में आप 30 से भाग लगाते हैं तो 1 0 से 1 0 और 3 से काटते हैं तो 3 चौक 12, 2 बचा 3 नम 27, यानी कि 49 आ रहा है। यानी कि आप जो है अगर इस 1470 में 30 से भाग लगाते हैं तो आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त आपको हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। टोटल 120 छात्र हैं, आपको बताना है कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो हम करने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये वाला जो टाइप है, एलिगेशन मेथड से आपका सोल्व होगा। यानी कि आपको जो है सभी का औसत बिल्कुल बीच में लिखना होना है। यहीं के लिए यहाँ लिखेंगे 35 और आपके उत्तीर्ण वालों का 39 यहाँ लिख दीजिएगा और अनुत्तीर्ण वालों का 15 यहाँ लिख देंगे। और इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 4, और इनका डिफरेंस लेंगे तो 20, यानी कि रेशो बनेगा 4 एकम 4, 4 5 20, यानी कि 5:1 आपका बन जाएगा। अब 5:1 आपका बना, यानी कि आप बांट सकते हैं 120 छात्रों को 5 और 1 के रेशो में। तो 5 और 1 6, यानी कि 1 रेशो बराबर 20। तो आपसे उत्तीर्ण वाले पूछे तो 20 पंजे 100, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि ब्लूम शिक्षा के वर्गीकरण के क्षेत्र में अग्रणी है। आपको बताना है कि ब्लूम शिक्षा जो है किसके वर्गीकरण के क्षेत्र में आगे है या फिर अग्रणी है ना। उद्देश्य के वर्गीकरण में, पाठ्यक्रम के वर्गीकरण में, सुधार के वर्गीकरण में, इनमें से कोई नहीं। आपको देखना है क्या इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। इसका जो आंसर हो जाएगा देखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ब्लूम शिक्षा जो है उद्देश्य के वर्गीकरण के क्षेत्र में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, यानी कि 4/5 है। तो मूल भिन्न क्या हो जाएगी, 5/8, 3/5 या 4/5 या 5/6। तो करने की कोशिश करते, देखिए आपकी मूल भिन्न जो है हम मान लेते हैं x/y। क्या मान लेते हैं, x/y। अब किसी भी संख्या को हम 100% मानते हैं तो 220% की वृद्धि करी तो अब वो जो हो गई है वह आपकी हो गई है 320%, है ना। और अब किसी में 150 की वृद्धि करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी 250%। और ये करने पर जो भिन्न आ रही है वो आ रही है आपकी 4/5, यानी कि ये हो रही है 4/5। अब आप कर सकते हैं इसको, आप ले जाएंगे 1 0 से 0 काटेंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल, और 25/32 को उधर ले जाएंगे तो ये जो 25 है ये आपका ऊपर चला जाएगा और ये जो 32 है ये आपका नीचे आ जाएगा। तो 5 से करेंगे, 5 5 25, है ना, और 4 8 32, यानी मूल भिन्न आ गई आपकी 5/8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपकी अवेलेबल है। यानी कि भिन्न की आपकी प्रश्न आए तो इस तरीके से आ सकते हैं। और वैसे भी आप लोगों ने क्लास ले रखी है, चैप्टर वाइज पढ़ रखा है, तो सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर करवा रखे हैं, है ना। उचित भिन्न कौन सी है, अनुचित भिन्न कौन सी, सारी चीज़ें उसमें कवर करवा रखी है। अगर किसी को परचेस करना हो तो आप उस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। एक बार वो बता देता हूँ, 9753749986।
9186 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी और कोर्स से संबंधित सारी चीज़ें बता दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि कक्षा 8वीं के कक्षा में गणित विषय में खराब अंक प्राप्त किए, यानी कि एक विद्यार्थी ने कक्षा में गणित विषय में खराब, एक विद्यार्थी लिखना मैं भूल गया, लिख लीजिएगा, एक विद्यार्थी ने, इसके लिए उसने अपने शिक्षकों और परीक्षक को दोषी ठहराया। उसने क्या किया कि अपने शिक्षक को और परीक्षक को दोषी ठहराया। बच्चे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला रक्षा तंत्र होगा। कौन सा रक्षा तंत्र उसने इस्तेमाल किया? युक्तिकरण, दमन, प्रक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब फेल हो जाते हैं तो अपना वैसे भी ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम जो है अपनी मिस्टेक दूसरों के माथे पे डाल देते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया, उन्होंने अच्छा नहीं किया। देखिए, मैं बता दूं कि अगर आपको कोई सी भी एग्जाम क्लियर करना है या जिंदगी में कुछ भी करना हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अगर खुद के ऊपर लेते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो इसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। तो आप अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आप जो है कर्म भी खुद करेंगे। जैसे कि मेरे को कुछ करना था तो मैंने जो है पढ़ाई की है, नेट से की है, यहाँ वहाँ से सारी चीज़ें पढ़ी है मैंने, मुझे कुछ नहीं भी आता हो तो मैंने यहाँ वहाँ से सीखा है। तो आप भी सीख सकते हैं। आप जो है दूसरों को दोष मत दीजिएगा। हालांकि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा, आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, कि उस बच्चे ने कौन सा रक्षा तंत्र यूज किया, युक्तिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप लोग सभी समझदार हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, निश्चित तौर पर आप लोगों को सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ क्या है कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि 125 किलोमीटर दर्शाती है। यानी कि मानचित्र जो बने होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका भारत का नक्शा मैं बना दूं, हालांकि भारत का नहीं बनेगा, ये पता नहीं क्या बनेगा, पर आप समझ सकते हैं इसमें आधा जो इंच है वो आपका 125 किलोमीटर, तो उस प्रकार से इनका माप होता है ना। अब वो बोल रहा है कि यदि दो नगरों के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। करने की कोशिश करेंगे तो देखिए, आधा सेंटीमीटर दे रखा है, आधा सेंटीमीटर बराबर 125 किलोमीटर। तो मुझे बताओ कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, तो 1 सेंटीमीटर पर ये 2 उधर चला जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 250 किलोमीटर। अब 250 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर है तो 2000 किलोमीटर के लिए कितना सेंटीमीटर लगेगा, तो 250 किलोमीटर बट्टे में कर देंगे, 1 जीरो से करेंगे, 1 जीरो और 25 से कितना हो जाएगा, 25 8 200, यानी कि 8 सेंटीमीटर में जो है पूरे नगरों के बीच की दूरी आपकी कवर हो जाएगी, यानी कि 8 सेंटीमीटर की दूरी उनके बीच में होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की एक समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। यानी कि संख्या की समझ के लिए कौन सा पहलू जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। संरक्षण, पंक्तिबद्धता, गणना या अंक लिखना, कौन सा जो है आपकी संख्या की समझ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे भी दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। संरक्षण का इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन संख्या की समझ के लिए पंक्तिबद्धता जरूरी है, गणना आना जरूरी है और अंक लिखना जरूरी है। यानी कि आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 10,000 प्लस 10 100 प्लस 10 दहाई बराबर है 10 10 10 के, या फिर आपका इस प्रकार ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिए, करने की कोशिश करते हैं। हम लोग लिखेंगे 10,000 बराबर, तो आप सभी को पता ही है, वैसे आप लिख देंगे 10,000। 10 100 का मतलब होता है कि 100 और ऐसे 10 100 हो जाएंगे तो 1000 हो जाएगा, है ना। और 10 दहाई का मतलब होता है 100, दहाई में 10 होता है और 10 दहाई हो गई तो 100 हो गया, यानी कि आ जाएगा 1 1 1 और 00। तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 9 वाला, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ क्या है कि जब दिल्ली में समय आपका 8:49 PM यानी कि शाम की या रात की 8 आपका बज रहा है, 8:50 यानी कि 9 के समथिंग समय है, तब सिडनी में, सिडनी जो देश है उसमें अगले दिन का 1:19 AM यानी कि दिन का जो है 1:15 बज रहा है। तो आपको बताना है कि दिल्ली में अगर 11:19 AM हो रहा है, यानी कि सुबह के 11 बज रहे हैं, तो सिडनी में क्या समय हो जाएगा। तो देखिए, मुझे पहले इनका अंतर जानना होगा कि दिल्ली में अगर 8:49 हो रहे हैं, है ना, तो अगले दिन का यहाँ 1 आपका 19 हो रहा है, यानी कि अंतर कितना है इनके बीच में। मुझे देखना होगा कि सिडनी का जो समय है वो कितना आगे है। तो मैंने देखा कि 8:49 से ये 8:49 क्या है, PM है, यानी कि रात की 8:49 बज रही है, तो मैं सुबह की 8:49 बजाता हूं तो वो हो जाएगी आपकी AM, है ना। यहाँ पर आपका AM हो गया। अब यहाँ पर 1:19 AM बज रहा है, यानी कि ये शाम की 8:49 AM के बाद बजेगा, यानी कि 12 घंटे ये 24 घंटे ये, है ना। तो एक पूरा दिन हो गया। उसके बाद
उसके बाद ये 1:19 AM है, यानी कि 8:49 से 1:19 का कितनी दूरी है, तो आप देखेंगे 8:49 से 9:49, फिर 10:49, 11:49, 12:49, तो आप देखेंगे कितना हो गया, 8, 9, 10, 11, 12 है ना। तो यहाँ से 9, 10, 11, 12, 4 घंटे तो हो चुके हैं, 4 घंटे ये, और आपका 12:49 हो रहा है। अब 12:49 से कितना और आगे हैं, तो 19 और 20 मिनट आगे हैं, तो आपका 4 घंटे और 20 मिनट ये आगे है ना। तो 4 घंटे 20 मिनट आगे हैं, तो अभी जैसे कि आपका क्या हो रहा है, 11:19 AM हो रहा है ना। तो 11:19 AM हो रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 घंटे आप आगे ले जाएंगे, पूरा दिन आगे ले जाएंगे तो वापिस वही समय आ जाएगा, और 4 घंटे आगे ले जाएंगे तो 11 और 4 कितना हो गया, 4 घंटे 20 मिनट आगे ले जाएंगे, तो ये 9 का 9 और ये 3 है ना, 39 आ रहा है, और 11, 4 कितना हो रहा है आपका 15, तो आपका 2 बज के या 15 कितना होता है, 3 बज के, तो 3:49 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक है, बाकी 3:49 PM इसका आंसर आ जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन ही है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता महत्वपूर्ण है, कि वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के साथ दिया, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट है वो उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऐसा, या फिर उसमें केवल बहुत से प्रयास होने चाहिए, बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए, जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके, यानी कि वो अभ्यास उसका किया जा सकते, ज़्यादा प्रैक्टिस किया जा सके, या फिर यह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए क्या विशेषता होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के साथ किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 5, 6, 4, 3, 1 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में कितना अंतर हो जाएगा। तो 6 और 4 का अंतर 2 नहीं, ऐसा नहीं होगा। 6 का स्थानीय मान पूछा है और 4 का तो अंकित मान पूछा है, दोनों अलग अलग चीजें होती है। स्थानीय मान आप सभी को पता ही है, ये प्लेस वैल्यू होती है ना, यानी कि प्लेस पे क्या वैल्यू है। जैसे कि मैं 231 की बात करूं तो 3 की जो वैल्यू है वो दहाई है, यानी कि 3 की वैल्यू आ जाएगी 30, और 3 का ही अगर मैं अंकित मान की बात करूं या फिर इसको बोला जाए फेस वैल्यू, तो ज्यादा समझ में आएगा, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 ही रहेगी। तो देखिए 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 6 किस स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि हजार के स्थान पे, यानी कि इसका स्थानीय मान तो हो गया 6000। उसमें 4 का अंकित मान निकालेंगे तो 4 का 400 मत करिएगा, ये आपका आएगा कितना, केवल 4। अंकित मान वही होता है जो आपकी संख्या है, जैसे 5 का अंकित मान 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, इस प्रकार से। तो 6000 में से 4 गया तो 5996 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी आपका अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ इस प्रकार से कि रेणु अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे में फर्श पर टाइल्स लगाना चाहती है। टाइलों की निम्न साइजों में से वो कौन सी खरीदे जिससे फर्श पर टाइल्स किसी टाइल को काटे बगैर लग जाए, यानी कि वो चाहती है कि उसका जो कमरा है, जो आपका 9 और 7 मीटर लंबा चौड़ा है, यानी कि 9 मीटर लंबा 7 मीटर चौड़ा है, उसमें इनमें से कौन से ऐसी ले कि ऐसी टाइल लग जाए कि एक भी टाइल काटनी नहीं पड़े और सारी लग जाए। अब मुझे यहां देखना होगा कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, कमरे का जो क्षेत्रफल होगा, वो आपकी टाइलों के बराबर होना चाहिए, है ना। तो आप देखेंगे कि यहां पर 9 मीटर और 7 मीटर, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अगर ये सेंटीमीटर में बदलूं तो ये 900 और इंटू 700 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपका कौन सी चीज इससे कट जाएगी, तो 35 इंटू 35 से कटेगा क्या पूरी तरीके से। यहां पर 35 इंटू 35 यानी कि कितना, आप 35 इंटू 35 कट सकता है, नहीं कटेगा। 40 इंटू 65 कटेगा, नहीं कटेगा। 55 इंटू 40 या 35 इंटू 45, तो 35 इंटू 45 वाली जो टाइलें हैं इससे कट जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा इतनी टाइलें आ जाएगी, तो 35 से तो ये कट जाएगा, है ना, और 45 से ये कट जाएगा। 20 इंटू 20 यानी कि 400 टाइल लगेगी और सारी जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 वाला, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति के पास 385 रुपए हैं। यदि 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों की संख्या समान है तो नोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शन 33, 11, 15 और 21 है। करने की कोशिश करिएगा। तो देखिए बड़ा आसान है, यहाँ पर उसने बोल दिया संख्या समान है, यानी कि रेशियो 1:1 है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 385 रुपए है, इसके नीचे इनको जोड़ के लिखेंगे तो 5, 10, 15, 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा।
फिर इंटू कर दीजिएगा, कितने नोट हो रहे हैं 1 1 1 सभी के बराबर है तो 3 हो जाएगा, टोटल नोटों की संख्या पूछा है ना। तो 35 से करेंगे तो 35 एकम 35, 3 बचा, 35 एकम 35 और 11 तिया 33, यानी कि कुल नोटों की संख्या कितनी है, और हर प्रकार के नोट कितने हैं 11 11 है, तो कुल नोट 33 है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य कौन सा है। आंकड़ों का विश्लेषण अगर करना है और उनकी समझ का आकलन करना है तो कौन सी चीज जो है वो रूपात्मक कार्य है, प्रश्नोत्तरी है, भूमिका निर्वाह है, वर्ग पहेली या सर्वेक्षण आधारित परियोजना है। देखिए आंकड़ों का विश्लेषण अगर करवाना है तो आपको जो है सर्वेक्षण आधारित परियोजना का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। यह आपका क्वेश्चन मैंने रखा है आपका 15 वाला क्वेश्चन में रखता हूं होमवर्क में, है ना। तो आप ये होमवर्क वाला क्वेश्चन जो है सभी होमवर्क देख लीजिए, इसका आंसर आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। होमवर्क का आंसर दीजिएगा, बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, निश्चित तौर पर सफलता आप सभी लोगों को मिलेगी, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, है ना, और जो नहीं भी जुड़े हैं उनका भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।